अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकोनॉमी और आपका होस्ट आमिर अली ऑन 89 चैनल। हमारा फोकस हमेशा की तरह एक ही चीज़ पे है कि इकोनॉमी को कैसे बेहतर किया जा सकता है। उसके लिए हम हमेशा प्रपोजल्स लेते हैं अपने माहिर माशियात से, उन लोगों से जो स्टेक होल्डर हैं, जो कंसर्न हैं, जो लॉ को समझते हैं। वो हमेशा हमारे पैनल में शामिल होते हैं और इसी डिस्कशन में ख़ास तौर पे जो बजट आया और बजट के मामलात इतने लोगों ने बहुत सारी हाइप भी जनरेट की है, बहुत सारे लोगों ने कहा बड़ा बैलेंस बजट भी है। बट माय ओवरव्यू इज असेसमेंट इज़ लाइक दैट कि बजट इज़ बैलेंस, क्योंकि इस हालात में इससे बेहतर बजट पेश नहीं किया जा सकता था। इसके साथ मैं एक और बात करूंगा, कोई भी गवर्नमेंट हो वो हमेशा कोशिश ये ज़रूर करती है कि वो सबसे बेस्ट बजट दे, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई खामियाँ रह जाती हैं तो वी आर हियर, वी एटलीस्ट हमारी आवाज़ कहीं ना कहीं पहुंचती ज़रूर है। इन दिस प्रोग्राम हमारे साथ मौजूद हैं शकील रामे साहब, मौजूद हैं हमारे साथ, माहिर इकोनॉमिस्ट हैं और इनका एक बड़ा नाम है। इसके साथ हमारे साथ नईम सदीकी साहब मौजूद हैं। नईम सदीकी साहब इट इज़ ऑल्सो अ वेरी रिनाउंड फिगर। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फरहान शहजाद साहब, वाइस चेयरमैन है पंजाब बार काउंसिल के। वी वेलकम यू ऑल टू आवर शो। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गो टू मिस्टर फरहान शहजाद। फरहान साहब, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे कोई ना कोई रिलीफ नज़र आना शुरू हुआ है, स्पेशली फॉर द सैलरी स्टेक होल्डर्स जिनका सैलरी टैक्स पेयर्स थे। तो आपको लगता है कि ये एक, इसे हम रिलीफ कह सकते हैं या अभी भी कोई बर्डन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। डेफिनेटली ये पिछले जो 4-5 साल के बजट में थे और इस वक्त जो फ्यूल प्राइसेस हाइक थी और इस महंगाई के टाइम में ये सैलरीड पर्सनस के लिए अल्टीमेटली एक रिलीफ कहना चाहिए और जिस बात का क्रेडिट है वो हुकूमत को देना चाहिए। इस वक्त जो उन्होंने हायर स्लैब रेट था जो 35%, वो 4.1 मिलियन से इन्हांस करके उसको 7.5 मिलियन पे ले गए। जो हमारा, क्योंकि जो मेन इशू आता था वो यही था कि जिस शख्स की इनकम जितनी ज़्यादा हो रही है वो उतना हायर टैक्सेस पे कर रहा है, बट उसके मुकाबले में उसका जो गिला था गवर्नमेंट से वो उसकी सर्विसेज और उसके अगेंस्ट जो पर्टिकुलर्स हमें इम्यूनिटीज़ और जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए हेल्थ की, प्रोटेक्शन की, एजुकेशन की, अदर्स की, वो उस तरीके से नहीं मिलती थी। तो इस हवाले से सैलरीड पर्सनस के लिए हम ये एक बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से हम इसको गिफ्ट कहेंगे। एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। इन्होंने जो इन्हांसमेंट किया ओवरऑल वो 7% किया है, तो उसी के कंपैरेटिवली उन्होंने जो टैक्स रेट है वो भी थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ किया है। इसी तरह उन्होंने जो बाकी सेक्टर्स हैं उनमें भी अगर आप आएंगे तो आपको रियल इस्टेट सेक्टर में वो 7E अबॉलिश होता हुआ नज़र आएगा। फिर आपको साथ ही उन्होंने सेल और परचेज़ के साथ जो टैक्सेस है 236C में और 236K परचेज़ और सेल दोनों के लिए, वहाँ पे उन्होंने फ्लैट रेट कर दिया। और जो 4.5 to 5.5 का स्लैब में जाता था वो अल्टीमेटली उन्होंने उसको 2.75 और जो नीचे आपका दूसरा रेट था उसको उन्होंने 2.5 से मिनिमाइज़ करते हुए 1.25 पे ले आए। लेकिन उसमें एक ज़रूर इशू रहा कि जो नीचे लोअर प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, जो 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, उस हद तक कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया। जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं या सोसाइटीज़ हैं या जिनके कमर्शियल प्लॉट्स हैं या आप इसको कह लें कि हायर वैल्यू की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ये रिलीफ वो ग्रांट हुआ। लेकिन इससे रियल इस्टेट सेक्टर भी एक अच्छा इमेज और पॉजिटिव व्यू लेके आगे फरहान साहब, नो डाउट आपने 7E का एक जिक्र किया। 7E इज अ बिग चैप्टर। मैं इस सिलसिले में आपसे ज़रा तफसील से पूछना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं सर रामे साहब आपकी तरफ आना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ने एक प्रेडिक्शन की है कि वो 20% जो है वो इंक्रीज़ करना जो उनकी प्रपोज है बजट में कि 20% ऑफ द टोटल बजट। लास्ट टाइम भी हम अपने रेवेन्यू में एक शॉर्टफॉल में जा रहे हैं। अभी लास्ट मंथ तक ये था कि 800 बिलियन रुपीस प्लस एक बजट था कि जो कि डेफिसिट में जा रहा था। अगर हम जून में कोशिश भी कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर लेंगे तो इसमें से 50-60% अचीव कर लेंगे। उसके बावजूद गवर्नमेंट फिर भी अभी भी कह रही है कि जी हम 20% अपने रेवेन्यू में इंक्रीज करेंगे। डू यू फील इट इज़ पॉसिबल? देखें, अगर तो गवर्नमेंट ने रेवेन्यू में इंक्रीज करना है तो उसके पास एवेन्यूज़ क्या है? एक ही एवेन्यू टैक्स। तो टैक्स किस पे लगेगा? आवाम पे। क्योंकि जो रेवेन्यू होता है दो चीज़ों से स्ट्रीम आउट होता है। एक होता है टैक्स, एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू।
अनफॉर्चुनेटली हमारी जो इकानमी में है, जहाँ भी बजट भी आप देख लें, हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू पे आपको बात नज़र नहीं आ रही, आपको सारी की सारी बात जो है वो टैक्स पे नज़र आ रही है। अब आप खुद ही बताइए कि जो अभी फरहान साहब जो बातें शेयर कर रहे थे हमारे साथ, जो कभी इन्होंने बजट तकरीर में की थी, ये कहते हैं जी हमने आपको उधर रिलीफ दे दिया, इधर रिलीफ दे दिया। अगर ये सारा रिलीफ दे देंगे तो ये एडिशनल कहाँ से लेके आएंगे? ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है। एक तरफ कहते हैं जी हमने जो आप पे कम कर दिया, दूसरी तरफ कहते हैं जी हम इसको रेवेन्यू को बढ़ाएंगे। अब ये वेट कीजिए, अभी ये जो बजट का आप कह लें कि फर्स्ट चैप्टर डिस्क्लोज हुआ है, अभी दूसरे चैप्टर आएगा, वो जल्द आएगा। क्योंकि आपको अभी देखें, इन्होंने कुछ मुख्तलिफ तरीके होते हैं गवर्नमेंट के पास। मैं कह देंगे जी किसी जगह से हमने जीएसटी जो विदड्रा किया था उसको रीइंस्टेट कर दिया, या हमने ये लगा दिया। अब आप दूसरी तरफ देखें कि जो कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होगा टैक्सेस की वजह से, हमने जो अभी लेवी लगाई थी पेट्रोलियम पे, जो उसका ये कह लें कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, कांस्टेंट कर दिया हमने इन्फ्लेशन को। क्योंकि जब पेट्रोलियम पे लेवी लगती है, इसका मतलब है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी से लेके, ट्रांसपोर्टेशन से लेके, इंडस्ट्री लेके, हर चीज़ पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और आपने उसको परमानेंट करने जा रहे हैं, आप उसको इंक्रीज़ करने की बात कर रहे हैं बियॉन्ड उसके। अगर हम आईएमएफ की भी बात करें तो आईएमएफ के भी जो कोई फिगर था उससे भी बियॉन्ड जा रहे हैं हम लोग, और उसको हमने इसमें क्या कहते हैं सर कि अमित साहब, एक बहुत इसमें बड़ा फिर एक क्वेश्चन तो बनता है ना कि वो जो 4% या 4.1%, पहले 4.1% प्रेडिक्टेड थी, चले अब 4% मान लेते हैं कि 4% की ग्रोथ जो एक्सपेक्टेशन जो गवर्नमेंट ने बनाई है, क्या इज इट रियली अचीवेबल, या इसमें दोबारा हमें कोई रिव्यू में जाना पड़ेगा? देखें, किसी भी इकानमी को खड़ा करने का एक ही पिलर होता है, वो होता है प्रोडक्शन सेक्टर। प्रोडक्शन सेक्टर मीन कि आपकी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। अब मुझे ये बताएं कि इसमें हमारी एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन सेक्टर के लिए क्या है। अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, पता नहीं वो गलत है कि सही है, अब इसको मैं डिसाइड करूँगा तो पूरी, कि शायद अभी जो कि मुख्तलिफ किस्म की हमें लेवीज या दूसरी लगेंगी, उससे फर्टिलाइज़र की और पेस्टिसाइड्स की कीमत बढ़ जाएगी। अब अगर उनकी कीमत बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर पे तो डेफिनेटली कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसको कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये अगर सच है कि अगर उसकी पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये फार्मर की जो कि बाइंग कैपेसिटी होगी तो इनपुट्स की वो कम हो जाएगी। वो कम होगी तो आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। फिर इसी तरह इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का गवर्नमेंट ने बड़ा ढंढोरा पीटा है इस साल कि हमने बहुत हाई अचीव कर लिया जनाब, हमने 3 पॉइंट समथिंग या 6 इंडस्ट्री का 6.1% है। अब आप उसको डाइसेक्ट करते हैं, आप देखें उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन में नज़र आता है वो ऑटोमोबाइल का आता है। उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन हमें अपेयरेंस और वीयरिंग का आता है। अब अगर ऑटोमोबाइल की बात करें तो लास्ट ईयर जो था कि इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हुई है। अब दूसरी तरफ जाएं तो ऑटोमोबाइल में क्या पाकिस्तान को मैन्युफैक्चरिंग करता है कोई चीज़? पाकिस्तान में तो इंडस्ट्री में सारी उसकी असम्बलिंग हो रही है। अब जब असम्बलिंग हो रही हुई है, इसका मतलब कोई मेजर एक्टिविटी नहीं है। मैं जिस तरह जापान ने किया पाकिस्तान के साथ, कितने सालों से जापानी गाड़ियाँ पाकिस्तान आ रही हैं, वो सारी की सारी असम्बलिंग चल रही हैं और कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपकी असम्बलिंग हो रही है सिर्फ, इसका मतलब ये होता है कि आपके मुल्क से बहुत बड़ा फॉरेन रिजर्व जो है कि निकल जाएगा, जिस मुल्क से ये सारा जो कुछ हम ट्रेन import हो कर रहे हैं। जाएगा। बिल्कुल आप रामे साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं इसी क्वेश्चन के साथ आपके पास वापस आऊंगा, बट आई हैव टू ज्वाइन टू सर नईम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम सिद्दीकी साहब, बड़ा अच्छा एक तबसरा किया रामे साहब ने, और ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर के एक सेक्टर को, हमारी जीडीपी का 23% कहा जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर को। अगर 23% है तो इसकी टैक्स कलेक्शन के बारे में अगर आप कोई अपनी राय देना चाहिए, टैक्स कलेक्शन कितनी है? बट सेकेंडली मेरा आपसे ही एक सेकंड क्वेश्चन एक और है, और वो ये है कि अगर हम ये देखें कि हमारी मेजर एक्सपोर्ट्स 19.6 बिलियन डॉलर या 20 बिलियन डॉलर के करीब बहुत सारी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, एप्टमा या इस तरह की हैं, तो इसका मतलब है हमारी डिपेंडेंसी आज भी 60% मोर तो एक ही चीज़ पे डिपेंड कर रही है, और उसके लिए हमारे पास कपास नहीं है। आई हैव 2 क्वेश्चंस टू यू सर। थैंक यू वेरी मच जी। देखिए, पहले तो बजट की बात कर लेते हैं। मेरे नज़दीक तो इस बजट में कोई भी अनयूजुअल चीज़ नहीं है। इट इज़ बिजनेस एज यूजुअल। हम एक फेस्टिवल मनाते हैं और एक दिन आता है, पहले तो बजट की तकरीरें महबूबुल हक साहब के ज़माने में 3-3 घंटे की होती थी और बड़ी एक्सप्लेनेशन होती थी हर चीज़ की, लेकिन वो साल में एक दफ़ा ही बजट आता था। अब तो पूरे साल में हर दूसरे रोज़ कोई ना कोई बजट। सबसे बड़ा बजट तो आपके ऊपर पेट्रोलियम की प्राइसेस की सूरत में हर जुमे को आ जाता है। पहले 15 दिन में आता था,
अब जुम्मे के जुम्मे आ जाता है। तो आपकी तो जो इन्फ्लेशन है वो तो वीकली बेसिस के ऊपर एड्रेस हो रहा है और वीकली बेसिस के ऊपर बढ़ रहा है। अभी जो इन्होंने प्राइसेस बढ़ाई हैं, सैलरीज बढ़ाई हैं 7%, या जो भी टैक्सेशन का अगर टोटलिटी में जाते हैं ना, तो इसमें 1 से 3% जो ना टैक्स का फर्क पड़ा है। जो दरमियान वाली स्लैब है, जो मेरा ख्याल है 32 लाख से 41 लाख के दरमियान है, उसमें शायद 1% का फर्क पड़ा है। तो उसके मुकाबले में गवर्नमेंट खुद कह रही है कि 8.2% इस वक्त इन्फ्लेशन की बात कर रही है। और वैसे अगर आप जनरली देखें तो इन्फ्लेशन मेरे तो ख्याल के 12 और 15% के दरमियान इस वक्त इन्फ्लेशन का रेट है जो मार्केट में प्राइसेस हैं। और उसकी इंडिकेशन स्टेट बैंक ने ऑलरेडी कर दी है कि उन्होंने 100 बेसिस पॉइंट आपका रेट, पॉलिसी रेट में इंक्रीज किया। और आगे भी जो पॉलिसी रेट आ रहा है, मुझे पक्का इस बात पे मैं बड़ा मुझे यकीन है कि वो भी कम से कम जो 50 बेसिस पॉइंट जो है ना वो और इंक्रीज करेंगे। बेसिकली हमारी जो है वो इंपोर्ट या कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। जैसे ही हमारी इंपोर्ट ज़्यादा होती है तो हम अपनी जीडीपी को उससे एसोसिएट कर देते हैं और कहते हैं जी अब 6%। आगे याद है एक दफ़ा कुछ 4-5 साल पहले $8 बिलियन की गाड़ियाँ पाकिस्तान में आ गई थी। अभी शकील अहमद साहब ने बड़ी सही बात की कि आपका जो प्रोडक्शन सर सेक्टर है नईम साहब, इसमें आपने $8 बिलियन की एक फिगर दी है, बड़ी ज़बरदस्त फिगर है। लेकिन वो जो गाड़ियाँ आई थी वो एक ख़ास ब्रांड की भी आई थी। क्या किसी में हिम्मत है कि वो ये बात करे? हम ब्रांड की नहीं, हम ब्रांड की बात है, हम किसी कंट्रोवर्सी में तो जा ही नहीं रहे। हम तो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना, किसने मंगाई, क्यों मंगाई। लेकिन जो अभी रामे साहब ने बात की है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप पिछले 25-30 साल से बल्कि 40 साल से जापान की गाड़ियां पाकिस्तान में मंगा रहे हैं और कोई इनिशियल प्रोग्राम नहीं हुआ आपका आया। अभी भी पाकिस्तान में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। और मजे की बात यह है कि ऑटो को आप एक एलएसएम में कन्वर्ट में कंसीडर करते हैं, जबकि ये नहीं है। ये 100% मैन्युफैक्चरिंग तो यहाँ होती नहीं है। यहाँ तो इंजन आते हैं, पार्ट्स आते हैं, सब होते हैं। अगर पेंट को और गाड़ी जोड़ने को अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं तो हम सॉरी टू से उसमें अगर आपने तरक्की की तो कुछ कह नहीं सकता। आपने एग्रीकल्चर की बात की, एग्रीकल्चर का पोटेंशियल इस वक्त 800 बिलियन रुपीस का पोटेंशियल है टैक्स में, लेकिन वो कंट्रीब्यूट सिर्फ 10 बिलियन रुपीस करते हैं। अब उसमें सितम तरीफी ये है कि जो लोग एग्रीकल्चर इनकम के अंडर आके अपनी टेक्सटाइल मिलें भी चला रहे हैं, शुगर मिलें भी चला रहे हैं और बहुत सारे बिजनेस उसके अंडर कवर चला रहे हैं, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। देखिए, निज़ाम उस वक्त तब तब्दील नहीं होगा जब तक मुनसफाना टैक्स का निज़ाम नहीं होगा। नहीं सिद्दीकी साहब, मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूं कि आपने एक फिगर दी कि हमारी टोटल पोटेंशियल इतनी है, लेकिन आज भी हम डिपेंडेंट हैं। और उस डिपेंडेंसी क्या है कि हमारे एडेबल ऑयल की एक बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है और वो हम इंपोर्ट करते हैं। हम सिद्दीकी साहब यही क्वेश्चन आप पे लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे सर रामे साहब के पास जाना पड़ेगा। सर रामे साहब, इन्फ्लेशन एंड पॉलिसी रेट्स, ये कभी जिसका जिक्र सिद्दीकी साहब ने भी किया। सर, इन्फ्लेशन और पॉलिसी रेट पे अगर आप डिस्कशन करें तो इन्फ्लेशन का सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि जी इन्फ्लेशन तो उससे बहुत ज़्यादा है जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है, शायद 8.2 8.4 को गवर्नमेंट ये वाली फिगर दे रही है। पॉलिसी रेट आपका ऑलरेडी 11.5% तक पहुंच चुका है। तो विद दैट ऑल आप समझते हैं कि दिस इज सस्टेनेबल फॉर आवर इकोनॉमी? देखिए, जब आपने पॉलिसी रेट की बात की है ना, यही इस मुल्क की सबसे बड़ी बदबख्ती है। बीइंग मुसलमान, हमने ये अल्लाह से वादा किया था हम आपको एक इंटरेस्ट और रिबा फ्री सिस्टम बना के चलेंगे ये मुल्क, और हमने उस अपने वादे की खिलाफ वर्जी की है। इसके होते हुए मैं हमेशा कहता हूँ, आप रिबा के होते हुए या इंटरेस्ट रेट के होते हुए आप जो मर्जी कर लें, आप ड्रीम आप डेवलप नहीं कर सकते। आप फॉरेन कंट्रीज़ की बात करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम जो हैं कि वो नॉन मुस्लिम हैं, उन्होंने तो कमेटी नहीं किया अल्लाह से, कमेटी तो हमने किया है। अब आप सोच लें आपने करना क्या है। इसके इर्द गिर्द साइड डिबेट घुमाए जाना है कि जो इंटरेस्ट रेट इधर हो गया, इंटरेस्ट रेट उधर हो गया। अल्टीमेटली आपको आपके हाथ कुछ नहीं आना। अगर आपने इन्फ्लेशन की बात करनी है, इन्फ्लेशन पे देखें, जो गवर्नमेंट पहले क्लेम भी करती थी कि जी हमने इन्फ्लेशन कंट्रोल कर ली। अगर आप उसके डेटा को देखें तो मेजर गवर्नमेंट का क्या क्लेम था कि हमने फूड प्राइसेस को कंट्रोल कर लिया। मेरा नईम साहब इस बात से एग्री करेंगे कि हमने फूड प्राइसेस को कंट्रोल कर लिया। अब फूड प्राइसेस को कंट्रोल करने का क्या मतलब था? आपने फार्मर को मज़ीद नीचे कर दिया।
आप अभी जाएं इस्लामाबाद में जाएं, सिद्दीकी साहब इधर ही रहती हैं, फरहान साहब का पता नहीं मुझे, पिंडी में रहते हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में रहते हैं। कि आपको अभी भी आलू प्याज जो है कि वो 60 रुपए किलो आम मार्केट में मिलता है। इसका मतलब ये है कि वो जब चला होगा फार्मर से वो 5-10 रुपए किलो ही होगा। लेकिन आपने सर पिछले साल रामे जो किया साहब था, आपने एक बड़े, मिनट बात कंप्लीट करने दें, जी जी प्लीज, बात कंप्लीट सॉरी, करने दें, जी जी, कि पिछले साल हमने जो बात की थी फार्मर के साथ गंदम की जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन थी पर 41 kg, वो थी उनकी 4,000 से ज़्यादा, और गवर्नमेंट ने कहा जी आप 2200 लें, आप 2800 लें, बड़ी हद तक किसी ने 3,000-3,200 में बेच दी गई। अब बताएं जी कहाँ का इंसाफ है कि किसी को आप अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे बेचें। अब इन सारी चीज़ों को होते हुए अगर इन सारे काम करने के बाद अगर आप कहते हैं आपने इन्फ्लेशन कंट्रोल कर दी, आपको मुबारक हो, मगर आपने पावर्टी बढ़ा दी यकीनी तौर पे, क्योंकि फार्मिंग के साथ एग्रीकल्चर के साथ 37% हमारी लेबर फोर्स अटैच है डायरेक्टली। इनडायरेक्टली कितनी है उसका भी हमें फिगर बताना पड़ेगा। रामे साहब आपने बिल्कुल बड़े अच्छे एनालिसिस दिए हैं। इन्हीं एनालिसिस में मेरे पास एक क्वेश्चन था जो मैं आपको थ्रू करना चाह रहा था। सर बिल्कुल इस वक्त जो पोजीशन है वो एग्रीकल्चरल ग्रोथ की जो पिछले साल हुआ उसे फ्री मार्केट पे छोड़ दिया गया। फिर आपने एग्जांपल सी पोटैटो की और सम अदर कॉर्न्स। हमारे मुल्क में क्या एक साइलेज, एक कॉन्सेप्ट ऑफ अ साइलेज स्टोरेज प्राइस मैकेनिज़्म, और उसके अलावा ये कि ईयरली प्राइस मैकेनिज़्म कि जी वहाँ पे ये फसल पैदा हो रही है और ये यहाँ तक पहुँचनी चाहिए और इस मैकेनिज़्म प्राइस पे पहुँचनी चाहिए। आलू की ख़ास तौर पे आपने जो एग्जांपल दी, मुझे तो ये लगता है कि आलू में से जो स्टार्च है शायद वो 7 रुपये से ज़्यादा की निकला है जितने रुपए का आलू बेचा जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं सोचा, क्या आपने प्रपोजल दी हो कि वाई डोंट यू गो फॉर द वैल्यू एडिशन? देखें गवर्नमेंट बड़ी सियानी होती है, ये हम लोगों की खुश फहमी है या गलत फहमी है कि उनको पता नहीं, उनको सब पता होता है। बात यह है कि आपने किसको कैसे ट्रीट करना है। आपने अगर बात की ना एग्रीकल्चर की, तो ये सिर्फ इस चीज़ पे शुरू नहीं होती कि ये जो स्टोरेज और इनकी सप्लाई चेन्स का क्या मसला है। देखिए हमारे पास सप्लाई चेन्स क्या है, मैं क्विक्का दुक्का होंगी जो रेफ्रिजरेटर चलाते होंगे गाड़ियाँ, बाकी जो आती है कि आपके पास आम बेस्ट दुनिया के प्रोड्यूस करते हैं, मैं जब जहाँ तक पहुँचता तो उसके कहीं पे निशान है, कभी उधर निशान है, कभी इधर निशान है। इस तरह सेब का है। आपने जो काम करना है ना, आपने कॉम्प्रीहेंसिव रिफॉर्म करना है एग्रीकल्चर को। देखिए पहली बात तो शुरू होती है कि हमारा फार्मर, स्मॉल फार्मर कितना है। ऑलमोस्ट 90% हमारा जो फार्मर लेस देन 12 एकड़ है, ऑलमोस्ट 90%, और उनकी लैंड होल्डिंग बड़ी कम है, और उसमें 1% जो कि लैंड लॉर्ड्स हैं उनकी लैंड होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। अब उनको क्या कहते हैं कि जनाब जो रवायत मिल जाती, मतलब आप क्या कहते हैं सब्सिडी दे दी खाद में, 1,000 रुपये बोरी पे सब्सिडी। और भाई जिस फार्मर की मतलब देखेंगे 1.23 मिलियन जो फार्मर है वो लेस देन 1 एकड़ है। अब वो 1,000 की आपने सब्सिडी दे दी, क्या वो 10,000 की बोरी खरीद पाएगा? ये कौन बेनिफिट कर रहा है इससे 1,000 से? बड़ा फार्मर। आपने टारगेटेड करनी, इतनी कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी की जरूरत है ना कि यानी कि मैं आपको तो बैठा हूँ घंटा इस पर बात हो सकती है। अब इसमें जो प्राइमरी करने वाले काम ना भी गवर्नमेंट के, एक तो ये है इमीडिएटली क्वालिटी सीड दें, फिर इनपुट्स की जो कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड है उनकी कीमतों को नीचे लाएं और उनकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करें कि जिस तरह जब आपने गंदम लेनी होती है या दूसरी फसल लेनी होती है फार्मर से, आप गवर्नमेंट के हरकारे बेचते हैं, इसी तरह जब फार्मर को खाद चाहिए आप गवर्नमेंट के हरकारों की जिम्मेदारी होगी उनके घर तक पहुँचा के आए। फिर एक तरफ आप कहते हैं ये ओपन मार्केट है जी, फ्री मार्केट है, जब फार्मर की बात आती कहते हैं ये गवर्नमेंट ने ये करना ही करना है। अब आपने डिसाइड करना जहाँ फ्री मार्केट है फिर फार्मर को फ्री मार्केट के हिसाब से बेचने दें। अगर ओपन यानी कि आपने इसको कहना है कंट्रोल मार्केट है, गवर्नमेंट का रेगुलेशन होना चाहिए जिसके मैं हक में हूँ, तो फिर उसकी इनपुट अवेलेबिलिटी पे भी वो रेगुलेशन लेके सर मेरी प्राइवेट मेरी सेक्टर एक को। जगह पे, रामे साहब मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरी एक जगह पे मुलाकात हुई हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो हमने उनसे जब ये क्वेश्चन किया कि आपने गंदम को फ्री कैसे छोड़ दिया, यानी कि ये कैसे छोड़ दिया कि उसकी प्राइस मार्केट डिसाइड करेगी, उन्होंने कहा दैट इज बेस्ड ऑन द फ्री इकोनॉमी, इट इज फॉर द लास्ट ईयर। वही जब आपने जिक्र किया 2200, 2400, 2600, एक बड़ा डेफिसिट आया, गवर्नमेंट ने एक बिल्कुल रेगुलराइज नहीं किया और उसे आया। तो इसका इम्पैक्ट अगर हम आज कह देते हैं कि जी गवर्नमेंट इसको दोबारा फ्री छोड़ दे, और दोबारा फ्री छोड़ने का मतलब ये कि डिमांड एंड सप्लाई का रूल अप्लाई करे, तो डिमांड एंड सप्लाई का रूल जो है वो कभी भी अपनी अवाम को अकोमोडेट करने के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता। इस पे मुझे आपकी राय चाहिए। देखिए मैं तो सीधी बात कह रहा हूँ, अगर तो आपने फ्री मार्केट पे चलना है, जब इनपुट सप्लाई की बात आती है
तो जब कमोडिटी सप्लाई की बात हो उसको भी फ्री मार्केट पे छोड़े, एक चीज़। दूसरा, अब आपने अगर पावर्टी को गवर्नमेंट ने कोई प्रोग्राम देना है कि जी हमने शहरी आबादी को बचाना है कि फूड की प्राइस बहुत ज़्यादा उसमें हाइक ना हो जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट फिर अपने को सब्सिडी प्लान दे दे, टारगेटेड सब्सिडी। ये नहीं कि 2 रुपये की रोटी का प्लान आ जाए, क्योंकि 2 रुपये रोटी तो फिर वही प्लान यानी कि इस तरह के होते हैं, वह शुतरे बेमहार प्लान आ जाते हैं। अब देनी जो आपने टारगेटेड देनी होती है, आपने आइडेंटिफाई, आपको डेटा है, कितना कम्प्रिहेंसिव डेटा है, आप बेसिक इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम का डेटा आपके पास है, जिसको आप कहते हैं जी पावर्टी का डेटा है, उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस जगह पर कितने लोग हैं जिसको ये सब्सिडाइज रेट गंदम का चाहिए। अब ये नहीं है कि आप हर किसी को वही सब्सिडाइज दे दें, एक जो को 20 लाख कमा रहा है उसको भी वही रेट दें, और एक जो 5,000 का 10,000 कमा रहा है उसको भी वही रेट दें। अगर स्टेट ने बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, उसने गरीब को करना है, और गरीब है 10,000 वाला। सर शकील अहमद साहब, वी रियली पे मच थैंक्स टू यू, आपकी बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन थी। हियर वी हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, हमें एक वक्फे के लिए जाना पड़ेगा फॉर आवर प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकोनॉमी ऑन 89 HT। योर होस्ट आमिर अली।